जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रैक्टिस सेट की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जिस टॉपिक को आज हम सब कवर करेंगे वह टॉपिक आपका एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 से दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसमें आपके एनसीएफ से क्वेश्चन न पूछे गए हों। इसमें दोस्तों जो हम सब प्रैक्टिस सेट की क्लास कर रहे हैं वह ऐसा करें कि एक एक टॉपिक आपका ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम 30 क्वेश्चन को कवर कर लें ईवीएस से, फिर सीडीपी से, हिंदी से, संस्कृत से, ऐसा नहीं। आपके जैसे हम एनसीएफ हो गया, जिस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक से हम 30 क्वेश्चन लेते हैं, उसी टॉपिक को हम सब कवर करते हैं। आज जो टॉपिक लिया गया है वह टॉपिक आपका है एनसीएफ। इससे हम दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे हम सब आप सबके लिए सीटेट के नए स्टडी मटेरियल दोस्तों, उसके साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को, और उसके साथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट को भी डेली कवर कराया जा रहा है। और साथ में दोस्तों उसका पीडीएफ भी आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम सब एनसीएफ को समझ लेते हैं। एनसीएफ के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ी भूमिका है, उसको बता देते हैं। एनसीएफ होता क्या है, कैसे इसे तैयार किया गया था, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो एनसीएफ का फुल फॉर्म यही है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें दोस्तों ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि बालक को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों इस पे किस पे चर्चा की गई है कि हम बालक को किस प्रकार से और कैसे पढ़ाएं, इस पे चर्चा की गई है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति दोस्तों, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से थी। इसकी उत्पत्ति दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई थी। दोस्तों यह आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो आपका एनसीएफ है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इसकी उत्पत्ति आपके रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध था, सभ्यता और प्रगति के नामक निबंध से हुई थी। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। कहें कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। किसका दोस्तों, एनसीएफ 2005 का अनुवाद जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। अब एनसीएफ 2005 के प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। दोस्तों अगर एनसीएफ 2005 की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दोस्तों इसका जो सिद्धांत है दोस्तों, यह एनसीएफ कहता क्या है, एनसीएफ चाहता क्या है आपसे। अगर आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षक के रूप में एनसीएफ आपसे क्या उम्मीद रखता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तुरंत शुरुआत किया जाता है। तो इसमें जो कह रहे हैं कि एनसीएफ कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान है दोस्तों सिर्फ स्कूल में ही दिया जाए, कि सारे ज्ञान के भंडार बस स्कूल में है, स्कूल के बाहर कोई ज्ञान नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं, आप ज्ञान जो बालक को दो तो वह इसको बाहरी जीवन से जोड़कर बच्चे को ज्ञान दीजिए। आगे कह रहे हैं पढ़ाई को रटन प्रणाली से जाए मुक्त किया जाए। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो जो पढ़ाई है आपको रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आप बालक को एकदम रटा दीजिए, कि कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी आप रटा दीजिए, बालक एकदम रट दीजिए, उसका मतलब क्या निकलता है इससे उससे नहीं मतलब है। आप पूछे, उसका सामने से जवाब दे दिया, वही करेंगे। आप ऐसा रटन प्रणाली का उपयोग मत करिए कि बालक जो है सिर्फ रट के याद कर ले कोई चीज़, नहीं, आप उसे प्रयोग करके माध्यम से बताइए, जिससे अपने खुद का अन्वेषण करे, खुद से खोज करके वह सीखने के प्रयास करे। दोस्तों इस प्रकार से बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए, रटन प्रणाली को मुक्त किया जाए, जो एनसीएफ आपका 2005 कहता है। आगे कह रहे हैं कि पाठचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो। दोस्तों कैसा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुस्तक को ही आप बालक को पुस्तक पे ही पूरा केंद्रित कर दें कि बस यही पुस्तक पढ़ लीजिए, यही एग्जाम है, यही सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो दोस्तों, उसे बाहरी जीवन भी दिखाया जाए और
उसको जो है प्रयोग के माध्यम से सिखाया जाए, भ्रमण के माध्यम से सिखाया जाए, इस माध्यम से भी बालक को सिखाया जाए। एनसीएफ आप सबका इस पे जोर देता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कह रहे हैं परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। दोस्तों परीक्षा कैसे किया जाए, लचीलापन हो दोस्तों और उसे कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना हो। आगे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। दोस्तों कैसे आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। अगला पॉइंट है दोस्तों, विद्यार्थियों में प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार जैसे मूल्यों का विकास हो। एनसीएफ यह चाहता है कि दोस्तों जो विद्यार्थी हैं ऐसा नहीं सिर्फ वो पढ़ाई से ही मतलब रखें, उनके अंतर्गत प्रेम की भावना हो, सहयोग की भावना हो, दान की भावना हो, परोपकार की भावना हो, इन सबका भी विकास हो। अब यहाँ से हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 कौन तैयार करता है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 एनसीएफ जो है दोस्तों वह तैयार कौन करता है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन जो दिया गया है, पहला है एनसीटीई या फिर एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी या फिर सीबीएसई। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पाठचर्या जो आपका एनसीएफ है वह तैयार कौन करता है, वह तैयार करता है आपका एनसीईआरटी। कौन तैयार करता है, एनसीईआरटी करता है। और एनसीईआरटी की हमसे बात करें तो एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह दोस्तों आपका एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हो गया। और एनसीईआरटी की स्थापना की अगर हम सब बात करें तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं दोस्तों हम सब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका है। दोस्तों जो एनसीएफ 2005 कहता है उसके अनुसार जो शिक्षक की भूमिका होती है उसको आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, कह रहे संप्रेषक और व्याख्याता की या फिर सुगमकर्ता की या फिर निर्देशक की या फिर तालमेल बैठाने वाले की। दोस्तों तो जो शिक्षक की भूमिका होती है दोस्तों वह भूमिका होती है सुगमकर्ता की। ऐसा नहीं कि टीचर कोई जो टीचर की भूमिका होती है वह एकदम राजा की तरह रोल करेंगे, नहीं जो हम कहे वही बालक को बस उतना काम है, जो इतना टीचर बोले वही पढ़े, बाकी अपने मन से कुछ नहीं करना। यह सब एनसीएफ विरोध करता है। टीचर का बस यही काम कर होता है कि तो सुगम करता हो, बस उसका सहयोग करे। बालक को कोई निर्देश देने का काम टीचर का नहीं होता, बस एक सहयोग करने का काम होता है टीचर का बस। तो आगे हम इसके बारे में और समझते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है दोस्तों, एक शिक्षक वह होता है जो एक अन्वेषक दोस्तों, क्रिया अनुसंधान करता, योजना करता, मैनेजर, कंटेंट प्रदाता, सूत्रधार, सह निर्माता आज जैसे विविध रोल निभाता है। दोस्तों एक शिक्षक कैसा होता है दोस्तों, जो अन्वेषक को प्रोत्साहन करे, क्रिया अनुसंधान करता को, योजनाकर्ता को महत्वपूर्ण दे, मैनेजर, कंटेंट प्रदाता, ये सब दोस्तों एक अच्छे शिक्षक की भूमिका होती है एनसीएफ 2005 के अनुसार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की संस्कृति के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किस प्रकार से उनका मूल्यांकन का तरीका कौन सा है उसको आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है, कह लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, या फिर नेक्स्ट है दोस्तों प्रक्षेपण के आधार पर। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर है दोस्तों प्रेक्षण के आधार पर। जो कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन करने का तरीका है दोस्तों वह प्रेक्षण के आधार पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें हम अब कक्षा 1 का बालक है, आप 1 के बालक को कैसे आप करेंगे, उनका एग्ज़ाम लेंगे, उनसे इस तरीके से आप कोई लिखित परीक्षा नहीं ले सकते, मौखिक परीक्षा नहीं ले सकते, एक दूसरे के साथ तुलना करके उनके अलगाव करें कि कौन बेटर है कौन अच्छा नहीं है। तो इस जरिए से आप उनका आकलन नहीं कर सकते, मूल्यांकन नहीं कर सकते। आप जो जिसका उपयोग करेंगे वह आपका है प्रेक्षण के आधार पर। तो जितने भी इसमें टॉपिक लिए जा रहे हैं दोस्तों सभी टॉपिक आपका एनसीएफ जो है 2005 के ही अनुसार है। तो इसका जैसे कि हमने एनसीएफ का फुल फॉर्म आपको शुरू में बताया था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है। दोस्तों किसके अनुसार, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में किस सुधार को सुझाया गया है। तो ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या फिर ये सभी। दोस्तों
तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ है दोस्तों, इस सभी की बात करती है, सभी को सुझाया गया है। तो इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं, जैसे खुली पुस्तक परीक्षा, इसको भी हम बताते हैं आपको। जो सतत निरंतर मूल्यांकन, इसको तो आपको पता ही होगा, जो हम लगातार मूल्यांकन करते रहें। ऐसा नहीं कि हम वार्षिक परीक्षा लें तो ये आपका सतत मूल्यांकन में नहीं आता। वो सतत मूल्यांकन में वह आएगा जो हम डेली लेते हैं। जैसे हमने कुछ टॉपिक को पढ़ाया और बीच बीच में बच्चों को हम पूछते रहें कि हाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये आपका सतत मूल्यांकन हो गया है दोस्तों। और सामूहिक कार्य की अगर हम सब बात करें तो सामूहिक कार्य का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे ग्रुप में किया जाए, सभी बालक जब ग्रुप में कोई कार्य करते हैं तो यह सामूहिक कार्य मूल्यांकन कहलाता है। अब खुली पुस्तक की बात करें तो खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब यह नहीं होता कि आप एग्जाम में देने जाएं तो पुस्तक लेके जाएं, आप देख कर लिखें। इसका मतलब यह नहीं, इसका मतलब होता है कि खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब है कि आप एक पुस्तक, जैसे कोई पुस्तक डिसाइड हो गया, जो क्वेश्चन बने दोस्तों पुस्तक से ही बने। ऐसा नहीं कि आप बाहर से क्वेश्चन पूछ लें, बालक ना बता पाए। तो खुली पुस्तक परीक्षा का यही मतलब होता है कि जो क्वेश्चन है दोस्तों फिक्स हो कि हाँ इस बुक से आना है, तो यह आपका खुली पुस्तक परीक्षा कहलाता है। जब इन सभी पर जोड़ देता है, इन सभी की बात करता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है दोस्तों। किसको? बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्यों दिया गया है उसको आपको बताना है। कह रहे हैं कि यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करते हैं, या फिर भाषागत पृष्ठभूमि के कारण प्रोत्साहन देगा, या फिर यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, या फिर इनमें से सभी दोस्तों। तो क्यों समर्थन दिया गया है? बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि दोस्तों कि यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा दोस्तों। जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे बालकों के अंदर विश्वास आएगा। जो उनका विश्वास है, जब उनको विश्वास मिलेगा तो वो और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। वही करें कि विश्वास के लिए दोस्तों प्रोत्साहन देगा यह जो है बहुभाषा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। राष्ट्रीय जो संचालन समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था, जो ऑप्शन आपका दिया गया था, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, या फिर प्रोफेसर अरविंद कुमार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस आपका राइट आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है दोस्तों? ऑप्शन है सभ्यता और प्रगति, गीतांजलि, गोदान, विज्ञान और तकनीक दोस्तों। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि इसका जो है कहाँ से उद्धरण हुआ था, इसका उद्धरण हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर के जो निबंध था सभ्यता और प्रगति से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या आता है? पहला ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना दोस्तों, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो दोस्तों। नेक्स्ट है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल दोस्तों, या फिर उपरोक्त में से सभी। जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत जो आता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर आपका सभी है दोस्तों। उपरोक्त सभी, ये सभी आते हैं एनसीएफ के अंतर्गत। यह सभी आते हैं कि इसके अंतर्गत सभी आएंगे। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो बालक है उसका ज्ञान सिर्फ स्कूल में नहीं होगा, वह बाहर से भी दोस्तों उसका ज्ञान बाहर से भी होता है। तो इसमें ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना ये भी सही है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो दोस्तों, आप कोई चीज़ रटा के बालक को नहीं पढ़ा सकते। एनसीएफ इन सबका विरोध करता है। परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल दोस्तों, इन सबका यह सब आपके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। परीक्षा को सरल बनाया जाए, ऐसा नहीं बालक परीक्षा से घबरा जाए और परीक्षा देने से डरने लगे और परीक्षा में फेल हो जाए। तो फेल होने पे भी एनसीएफ विरोध करता है। बालक उसको फेल ना किया जाए, उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसके जो मार्कशीट में लिखा जाता है आप उसे फेल ना लिखिए, बल्कि उसे ग्रेड दे दीजिए कि हाँ आपने बी पाया, सी पाया। इस तरीके से जोड़ देता है। ऐसा नहीं कि कोई जैसे मान लीजिए 38 नंबर पास मार्किंग है, अगर कोई 38 पा गया पास उसके मार्कशीट पे लिखा है, कोई 37 पाया तो उस पर फेल लिखा है। इसके जब फेल देखता है तो बालक के अंतर्गत एक अलग सी भावना जाती है, हीन भावना जाती है कि एक नंबर से हम फेल हो गए। तो इस पर वो ग्रेड बनाने की बात करता है एनसीएफ आपका, उस पर ग्रेड दे दीजिए, आप ग्रेड में बांट दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है दोस्तों। जो सत्य कथन है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पाठचर्या पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए दोस्तों। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, या फिर सी ऑप्शन है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है ऐसे अधिभावी पहचान के
अवहेला करनी चाहिए, अवहेलना हो चाहिए दोस्तों, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो करना चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो दोस्तों। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, जो स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना दोस्तों। अगर जब बालक को आप बाहरी ज्ञान से जोड़ के पढ़ाएंगे तो बालक बहुत जल्दी से सीख जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या सबसे ज़्यादा अगर जोर देता है दोस्तों, स्कूल को बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। सिर्फ आप स्कूल को स्कूली शिक्षा ना बनाइए कि आप जो हम ज्ञान दे गए हैं स्कूल से पढ़िए, बाहर से आप कुछ नहीं करना है, तो इस पर आपको नहीं करना है। आपको बालक को हर समय उसके जो बाहरी ज्ञान से है उसको जोड़ने के प्रयास करना चाहिए। अगर इसको हम उदाहरण के जरिए समझे तो जैसे अभी आप किसी जानवर के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं जो अपने यहाँ भारत में नहीं पाया जाता, जैसे अगर एग्जाम्पल पे ले लें तो एग्जाम्पल पर आप कंगारू समझ लीजिए। जैसे आप कंगारू के बारे में आपको पढ़ाना है, लेकिन बालक कंगारू के नाम नहीं सुना है, कंगारू के बारे में जानता नहीं है, लेकिन अगर आप बालक को पहले कुत्ते के बारे में समझाइए कि हाँ कुत्ता इस तरीके से होता है, 4 टांगें होती हैं, इसे ऐसे चलता है, इतना हाइट होती है, इस मतलब पूरा व्यवस्था बता दीजिए। जब बालक कुत्ते के बारे में हर चीज़ क्यों समझ जाएगा, क्योंकि वो अपने घर पे अपने आरे बगल हर समय उस कुत्ते को देख रहा है। तब जब कुत्ते के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाए, फिर उसके बाद आप उस कंगारू को बता दीजिए कि कंगारू से कनेक्ट कर दीजिए कि इसी प्रकार से एक जानवर होता है जिसे हम कंगारू कहते हैं, उसके भी ऐसे 4 टांगें होती है, ऐसे होती हैं, इसमें 2 अंतर, 1 अंतर, जो भी अंतर हो आप उसको बता दीजिए, अंतर पाए जाते हैं। बालक तुरंत समझ जाएगा हाँ कंगारू भी इसी तरीके से होता है, उसमें जो अंतर है यही अंतर है, बाकी कंगारू कुत्ता एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे रहते हैं, दिखते हैं, तो वो कनेक्ट कर लेगा दोस्तों। वही बाहरी जीवन जोड़ने का मतलब यही होता है कि बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थियों को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है अभिरुचि के अनुरूप दोस्तों, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप या फिर शारीरिक स्तर के अनुरूप। तो जो कि नियोजित करने की आवश्यकता है दोस्तों अभिरुचि के अनुरूप दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो आप उसे छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। सामाजिक, कोई सामाजिक तो नहीं है तो फिर उसे आप छोड़ दीजिए, कोई शरीर से सही नहीं है तो फिट नहीं है तो फिर उसे आप छोड़ दीजिए, इससे नहीं। जो एनसीएफ है वह बात करता है अभिरुचि के अनुरूप दोस्तों नियोजित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो कहने का बात है कि जैसे जो अल्पसंख्यक है दोस्तों, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो जो जाहिर सी बात है अगर वो अल्पसंख्यक है तो उनकी संख्या कम रहेगी पूरे क्लास में। तो पहली जो ऑप्शन दिया गया है उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों उनकी मातृभाषा में। अब यहाँ पे कहने का यही तात्पर्य है, क्लास में अगर एक बच्चा रहे या फिर 1000 बच्चे रहें, बालक को उसके मातृभाषा में आपको शिक्षा देनी है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बालक कहीं दक्षिण भारत से आ गया तो कोई दूसरी भाषा है जैसे कन्नड़ है, मलयालम है, वह बोल रहा है, तो फिर ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर करेंगे, आप हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं। ये एनसीएफ जो कहता है कि पहली शिक्षा आप उसको उसकी मातृभाषा में दीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बालक को कनेक्ट करते जाइए, फिर अपनी भाषा में उसे ढालिए। ऐसा नहीं कि आप उसको एकदम से इग्नोर करिए, उस भाषा पे आप फोकस ना करिए, ये सब नहीं है। आप उसको पहले उसकी मातृभाषा में उसको शिक्षा देनी चाहिए। एनसीएफ इसका यही बात कहता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, उनकी मातृभाषा में। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका है दोस्तों। ऑप्शन पहला है वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, दैनिक गतिविधियां, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि एनसीएफ किस पे बात करता है, दैनिक गतिविधियों पे बात करता है, सतत मूल्यांकन पे बात करता है। ऐसा नहीं कि आप वार्षिक में परीक्षा ले, अभी लास्ट में आप परीक्षा लेंगे, बालक पूरे 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना पढ़ा, उसके बाद आप लास्ट में उसका एग्ज़ाम लीजिए। हो सकता है कि बालक ना समझ में आता हो और क्लास में डर की वजह से नहीं पूछता हो, लेकिन आपने बीच में कोई टेस्ट नहीं लिया, कोई उसके बारे में पता नहीं किया, आप एग्ज़ाम लेंगे तो बालक फेल होने का चांस रहता है। लेकिन अगर बीच बीच में आप चेक करते रहते हैं कि बालक कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, जो नहीं सीख रहा है उसको हमको सही कहना है, उस पर आप फोकस करेंगे तो बालक अच्छा कर जाएगा। तो वही ऑप्शन सी कह रहे हैं कि दैनिक गतिविधियों आकलन करने का जो तरीका है दोस्तों, दैनिक गतिविधियाँ, आप उसे जो भी पढ़ाएं, थोड़ा बहुत पढ़ाएं, उसे बीच बीच में चेक करते रहिए कि हाँ कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ऑप्शन आपका सी इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। गणित शिक्षण का लक्ष्य जो होना चाहिए उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तार्किक ढंग से सोचना दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है अमूर्तनों का निर्माण करना। सी ऑप्शन है संचालित करने की योग्यता का विकास करना, या फिर उपरोक्त तो सही। तो इसमें गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए एनसीएफ के अनुसार, जो कि
इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इन सभी के गणित शिक्षण का यह सभी लक्ष्य होते हैं तार्किक ढंग से सोचना दोस्तों, अमूर्त अणु का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना। ये सभी ऑप्शन आपके राइट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया दोस्तों? जो इसका मुख्य सूत्र है दोस्तों शिक्षा बिना बोझ के, यह इंपॉर्टेंट है। जो एनसीएफ कहता है इसका एनसीएफ का सूत्र भी है। तो ऑप्शन किस सन में यह विचार आया था उसको आपको बताना है। 1998 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, या फिर 1987 में, या फिर 1947 में। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा 1993 ईस्वी में यह विचार आया कि इसका सूत्र रखा जाए शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था? पहला ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेक्स्ट है रेल मंत्रालय, नेक्स्ट है अधीनस्थ बोर्ड, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सिफारिश पर या फिर उनकी पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। और तैयार कौन करता है उसको हम आपको शुरू में बताए थे कि आपका जो तैयार एनसीएफ 2005 एनसीएफ जो तैयार करता हुआ है आपका एनसीईआरटी तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर नेक्स्ट है ये सभी दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एनसीएफ किन सूत्रों का अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से दोस्तों अमूर्त की ओर। पहले कोई चीज़ आप जानते रहें, ऐसा नहीं कि जो चीज़ आप नहीं जाने, जैसे आप कोई चीज़ नहीं जाने आपको नियम बनाना है, आप पहले नियम बता दें फिर आपको उदाहरण दे समझ नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। पहले आपको उदाहरण दे दें फिर आपको हम नियम बताएं, आप तुरंत समझ जाएंगे। आग हम आपको पहले जला दें, उदाहरण दे दें, हाँ ये आग है दोस्तों देख लें आप, फिर अभी हम उसको बताएं कि हाँ आग में उष्मा आती है, इससे गर्मी लगती है, उष्मा ऐसी होती है, मतलब हर चीज़ बताएंगे तो बालक तुरंत समझ जाएगा। अभी पहले हम उसको उष्मा बता दें, हीट जो भी होता है सब पहले उसका सूत्र ही बता दें, फिर उसको हम उदाहरण दें तो नहीं समझ पाएगा बालक सही से। लेकिन पहले हम उसे आग दिखा दें, आग दिखाने के बाद वो खुद ही महसूस करेगा। आग के पास जाते हैं हमको गर्मी लगने लगती है, जलते हैं, क्यों जलते हैं, तो पूरा नियम सूत्र वह खुद ही बना लेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ज्ञात से दोस्तों अज्ञात की ओर और मूर्त से दोस्तों अमूर्त की ओर, जो एनसीएफ इस पर जोर देता है। नेक्स्ट है करें करिकुलम किस भाषा का शब्द है दोस्तों? जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो एनसीएफ का फुल फॉर्म है उसमें कह रहे करिकुलम जो है किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? पहला है लैटिन भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का, या फिर फ्रेंच भाषा का। इसमें कि जो कि आपका राइट आंसर होगा करिकुलम दोस्तों आपके लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेंगे एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी दोस्तों? जो इसकी कार्यशाला है कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन पहला है SCERT उदयपुर, SIERT उदयपुर, या फिर NCERT नई दिल्ली, या फिर NHRD दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा आपका NCERT दोस्तों नई दिल्ली। इसकी कार्यशाला जो आयोजित की गई थी इसका आयोजन कहाँ किया गया था? NCERT नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है दोस्तों? एनसीएफ 2005 है दोस्तों किस पे बल देता है? पहला ऑप्शन है विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, या फिर शांति के लिए शिक्षा, या फिर सभी। तो यह जो बल देता है दोस्तों यह शांति के लिए शिक्षा देता है, इस पे बल देता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 में कुल अध्याय की संख्या कितनी दोस्तों? टोटल कितने अध्याय हैं उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों टोटल आपके 5 अध्याय हैं। किसमें? एनसीएफ 2005 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेंगे यदि बच्चा फेल होता है तो वे दर्शाते हैं, अगर कह रहे हैं कोई बच्चा फेल हो जा रहा है तो वह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, या फिर परिवार की असफलता को। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, स्कूल की असफलता को। अब देखिए दोस्तों अगर कोई बच्चा स्कूल में फेल हो रहा है, गलती टीचर की हो सकती है, गलती स्कूल की हो सकती है, गलती परिवार वालों की हो सकती है, गलती जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें हो सकती है, पढ़ाने के शैली में गलती हो सकती है, लेकिन एक चीज़ जो है कि जो कभी नहीं गलत होगा वह बालक होगा दोस्तों। तो इसमें कह रहे हैं कि
यदि बच्चा फेल होता है तो वह दर्शाता है स्कूल की असफलता को दर्शाता है, क्योंकि वह स्कूल में पढ़ रहा है दोस्तों, स्कूल में फेल हुआ तो अगर ये समाज से रिलेटेड होता तो फिर समाज की बात होती, लेकिन जो इसमें बात कर रहा है तो स्कूल से रिलेटेड है। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। स्कूल टीचर जो है पूरी मेहनत करके पढ़ाएं, सभी बालक पास हो गए, अगर एक भी बालक फेल हो गया दोस्तों तब भी उसमें गलती किसकी है, उसमें स्कूल वालों की गलती है, टीचर की गलती है, ना कि उस एक बालक की है जो सिर्फ एक बालक फेल हो गया। इसलिए एनसीएफ यही कहता है कि अगर एक भी बालक आपका फेल हो रहा है तो उसमें गलती किसकी है, गलती उसमें टीचर की है, गलती उसमें स्कूल की है, ना कि उस बालक की है। ऑप्शन पहला था अपनी असफलता को, ये तो होगा ही नहीं, तो समाज की असफलता, परिवार की असफलता, तो इसमें जो कि स्कूल में, क्योंकि वह बच्चा फेल कहाँ हुआ, स्कूल में हुआ, तो इसलिए स्कूल की असफलता को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहे हैं एनसीएफ 2005 बल देता है दोस्तों करके सीखने पर, रटने पर, समस्या को हल करने पर, उपरोक्त सभी दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये एक चीज़ पर बल देता है, तो इस बहुत चीज़ पर देता है जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, करके सीखने पर एनसीएफ इस पर सबसे ज़्यादा बल देता है कि बालक जो है करके सीखे, कोई चीज़ करे। ऐसा नहीं कि आप उसे कोई चीज़ रटाएं, बालक खुद से हर चीज़ समझने का प्रयास करे, करके सीखने का प्रयास करे। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, या फिर प्रतियोगी परीक्षा ऐच्छिक हो, या फिर ये सभी दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 निम्नलिखित में से किस संबंधित सुधार पर सुझाव किया गया है, तो इस पे सुधार किया गया है ऑप्शन नंबर 2 पे, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा का संचालन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों। एनसीएफ संचालन समिति में कितने सदस्य थे, ऑप्शन है 35, 33, 34 या 36, जो कि आपका राइट आंसर है दोस्तों 35। टोटल सदस्यों की संख्या दोस्तों 35 थे। करें एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए दोस्तों कक्षा से, स्कूली बाहरी स्कूली जीवन से, या फिर परिवार से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे कि आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आप खुद ही पता चल गया तो एनसीएफ किससे जोड़ने की बात करता है, तो वह बात करता है बाहरी स्कूली जीवन से बालक को जोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। कह रहे हैं बालकों को लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना, बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। उद्देश्य क्या होता है विज्ञान शिक्षण का, उद्देश्य क्या है, बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर विज्ञान की बात हो रही है तो उसमें वह जिज्ञासु होगा, क्योंकि उसमें विज्ञान हम जब प्रयोगशाला से कोई माध्यम सीखते हैं तो बालक बहुत उत्सुकता से सीखने का प्रयास करता है। इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शीर्षक क्या है, या फिर मुख्य सूत्र क्या था। तो ऑप्शन पहला है शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा रटने के साथ, या शिक्षा बिना शिक्षक के। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ का जो मुख्य सूत्र है दोस्तों, एनसीएफ यही बात कहता है कि आप बालक को कोई बोझ बना कर नहीं, आपको फेल नहीं होना है, पास ही होना, उसको बोझ ना दीजिए। शिक्षा बिना बोझ के हो, एकदम फ्री माइंड से सीखे और हर चीज़ सीखने में अच्छा करे। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं। ऑप्शन है पहला, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक, कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसमें जिस पे सुझाव दिया गया वह है कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो दोस्तों, इस पे सुझाव दिया गया एनसीएफ 2005 में। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए दोस्तों। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए, सूचना को क्या नहीं मानना चाहिए, उससे बचना चाहिए। ऑप्शन है सूचना, समझ, ज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों ये एनसीएफ जो 5 कहता है, एनसीएफ 2005 जो कहता है तो ज्ञान मानने से बचना चाहिए दोस्तों, सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं शिक्षकों को शिक्षक व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और खाली जगह के साथ डील कराना चाहिए। तो ऑप्शन है पहला पाठ्य विवरण, आकलन, पाठचर्या या फिर परीक्षा प्रणाली। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाठचर्या दोस्तों। शिक्षक को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और पाठचर्या के साथ डील कराना चाहिए दोस्तों। किसके? पाठचर्या के साथ डील कराना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया, जो कि 30 को क्वेश्चन आपके एनसीएफ से संबंधित थे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लिए दोस्तों, इसको रिवीजन कर लीजिए। इससे बाहर आपके एनसीएफ में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। लैंग्वेज यही रहेगी, बस क्वेश्चन के आंसर आपके ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं, विकल्प आपके आगे पीछे हो सकते हैं, पूछने का तरीका अलग से हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इसी से संबंधित रहेंगे, इसकी गारंटी है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आप सबके लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस नए स्टडी मटेरियल, उसके साथ दोस्तों जो आपके हर टॉपिक हैं, जितने भी आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सब टॉपिक को यहाँ पे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाते हैं। अब इसी के साथ यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे कल फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।